4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर सबसे पहली लाइफ की शुरुआत हुई और छोटे से मार्स पर शायद लाइफ की शुरुआत दूसरी बार हो रही थी। हो सकता है कि अर्थ से पहले ही मार्स पर लाइफ रही हो और ये वाइप्ड आउट हो गई हो और प्लैनेट पर फिर से पानी आने से ये दोबारा शुरू हुई हो। एक प्लैनेटरी कोलिजन की वजह से मार्स के एटमॉस्फेयर और ओशंस के साथ साथ लाइफ भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बड़े बड़े वोल्केनोज प्लैनेट की गहराई से पानी को फिर से सरफेस पर ले आए। इस वजह से शायद लाइफ की एक दूसरी जनरेशन एग्जिस्टेंस में आई होगी, लेकिन प्लैनेट में आए जबरदस्त चेंज की वजह से इन मार्शियंस की लिमिट्स का पूरा इम्तिहान हुआ होगा। नासा का मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर मार्स की सरफेस के नीचे इन्वेस्टिगेट करता है। इसके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने सरफेस के नीचे खुदाई की और यह मार्स के जियोलॉजिकल सीक्रेट्स का पर्दाफाश करना चाहते थे। इक्वेटर को स्कैन करने के दौरान ऑर्बिटर को कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। यह था एक बड़ा सा अंडरग्राउंड ग्लेशियर। इसकी चौड़ाई थी 1 मील और यह लॉस एंजलिस से 3 टाइम्स बड़ा था। इतने बड़े स्केल पर बर्फ सिर्फ फ्रिजिड पोल्स पर ही जमनी चाहिए। इसकी एक ही वजह हो सकती थी, मार्स पलट गया हो और इसका इक्वेटर सन से दूर हो गया हो। मार्स की एक्सिस में ये झुकाव धीरे धीरे काफी बढ़ गया और वो भी नॉन सिस्टमैटिक तरीके से। इसमें मूवमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि शायद मार्स अपनी एज पर झुक गया होगा। ज्यादातर प्लैनेट्स वॉबल करते हैं और वक्त वक्त पर वो इतना वॉबल करते हैं कि पलट सकते हैं, जिससे वहां सुपर विंटर्स आ सकती है। अगर यहाँ अर्थ पर कुछ ऐसा हो जाए तो लॉस एंजलिस बन सकता है आर्कटिक। अब अगर मार्स पर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये चेंज कितना बड़ा रहा होगा। हमें रोजाना आसमान में सन देखने की आदत है, इससे गर्मी मिलती है, काफी पानी भी है, लेकिन अगर कोई प्लैनेट झुकने लगेगा तो सन आसमान में उतनी ऊंचाई पर नहीं दिखेगा। फिर शायद आपको 6 महीने तक उगता सन दिखे ही नहीं और पानी भी जमकर सॉलिड बन जाएगा। 3.9 बिलियन ईयर्स पहले मार्स शायद 80 डिग्री तक झुक गया हो। सर्दियों का टेम्परेचर -87 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया हो। जैसे जैसे पोलर आइस शीट बढ़ी होंगी, मार्स पूरी तरह जम गया होगा। तो क्या वहां मार्शियंस अब भी हो सकते हैं? लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को ड्राइव करने वाला पानी छोटे बैक्टीरिया के अंदर जमता है। आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और उनके मार्शियंस के सेल वॉल्स को पंचर करने से उनकी मौत हो गई होगी। हर 1,20,000 ईयर्स में मार्स का टिल्ट बदलता रहता है और इसीलिए बार बार मार्शियंस भी कभी बर्फ में जमते हैं तो कभी उससे आजाद हो जाते हैं। अगर मार्स पर लाइफ की कोई दूसरी जनरेशन होगी तो वो बुरी हालत में होगी। लेकिन यहां अर्थ पर हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के लिए सिचुएशन आसान रही होगी। अर्थ का हिलना डुलना और इसके सीजन्स काफी हद तक स्टेबल रहते हैं और इस सिलसिले में हमारी मदद करता है हमारा ओवरसाइज्ड मून। हमारे प्लैनेट और मून के इंटरेक्शन की वजह से हमारे रोटेशन की एक्सिस बहुत ही स्टेबल रहती है। सीजन्स बिलियंस ऑफ ईयर्स से हर साल, हर सेंचुरी में एक के बाद एक आते रहते हैं। हमारी अर्थ हमारे मून के जबरदस्त मास की वजह से काफी ग्रेविटेशनल पुल का सामना करती है। इससे हमारे प्लैनेट का हिलना डुलना घटने से हमारा क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है। मून न होता तो हमारी शुरुआती अर्थ मार्स की तरह ही जोरों से झटके खाती और हमारे एंसेस्टर्स को भी अर्ली मार्शियंस की तरह बर्फ झेलनी पड़ती। मार्स का मून ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके 2 छोटे मून्स हैं जिनका इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो अगर मार्शियंस पहली बार में किसी बड़े इंपैक्ट की वजह से नहीं मरे होंगे तो दूसरी बार में मार्स के स्टेबल ना होने, पलट जाने और फिर सुपर समर्स और सुपर विंटर्स की वजह से मारे गए होंगे। ये एक बड़ा क्लाइमेट चेंज रहा होगा।
मार्स पर मौजूद जिन ब्रूटल कंडीशंस की वजह से वहां की लाइफ एक्सटिंक्ट हुई होगी, उन्हीं के कारण वो अडेप्ट और इवॉल्व भी हुई होगी। हम ये जानते हैं क्योंकि अर्थ पर एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाने वाले ऑर्गेनिजम्स सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी जिंदा रहने के लिए ढल गए हैं। ये बेहद गर्म पानी वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स से लेकर बेहद ठंडी ग्लेशियल आइस का भी सामना कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, when the going gets tough, life seems to get tougher। शायद मार्शियन सुपर विंटर्स ने लाइफ की तीसरी जनरेशन को पैदा किया होगा। ये बग्स की एक ऐसी सुपर टफ आर्मी होगी जो क्लाइमेट के सबसे हार्शेस्ट चेंजेस को भी झेल जाती है। हमने अर्थ पर देखा है कि लाइफ जिस भी जगह है उसी के हिसाब से ढल जाती है, और इस एवोल्यूशन में टाइम लगता है। तो बदलते एनवायरनमेंट के साथ लाइफ भी चेंज हो जाती है। अगर अचानक चेंजेस आते हैं तो लाइफ फॉर्म्स उसके साथ बैलेंस नहीं बना पाती और बहुत से जीव मारे जाते हैं और जिंदा बचने वाले कंटिन्यू करते हैं। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले शायद मार्स की सरफेस पर लाइफ की तीसरी जनरेशन एग्जिस्टेंस में आई होगी। ये अपने गिने चुने प्रेडिसेसर्स से इवॉल्व हुई होगी ताकि मार्स की सुपर विंटर्स को झेल सके। ये अब तक की सबसे टफ मार्शियन लाइफ रही होगी। लेकिन जब सुपर विंटर्स खत्म हुई होंगी तो मार्स पर लाइफ से जुड़े चैलेंज और मुश्किल हो गए होंगे। तब एक्सटिंक्ट लेवल की एक और इवेंट शुरू होने वाली होगी। तब मार्स का एटमॉस्फेयर ही खत्म हो गया होगा। तो क्या इस इवेंट से मार्शियंस का सफाया हो सकता था? जरा 3.8 बिलियन ईयर्स पहले वाले मार्स को इमेजिन कीजिए। तब ये एक वार्म और वेट वर्ल्ड रहा होगा और यहां सुपर टफ बैक्टीरियल लाइफ फलती फूलती होगी। लेकिन ये मार्शियंस प्लेनेट के पहले इनहैबिटेंट्स नहीं थे। मार्शियन की पहली जनरेशन तो जबरदस्त बोरियालिस इंपैक्ट की वजह से भाप बनकर उड़ गई होगी। शायद लाइफ की शुरुआत जीरो से फिर हुई होगी, लेकिन इसे प्लेनेट के कई जबरदस्त बदलाव झेलने पड़े होंगे और इनका सामना कर सकते थे सिर्फ सबसे टफ मार्शियंस। लेकिन अभी एक और तबाही आने वाली थी और ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शियंस को भी टेस्ट करने वाली थी। इनसे लाइफ के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट छिनने वाला था, यानी लिक्विड वाटर। ये समझना जरूरी है कि किसी प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर का होना कितना मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि अगर लिक्विड वाटर आसपास हो तो लाइफ बड़े आराम से कटती है, लेकिन साथ ही एयर प्रेशर और टेम्परेचर का बैलेंस भी एकदम सही होना चाहिए। अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो लिक्विड वाटर किसी प्लैनेट की सरफेस से भाप बनकर उड़ जाएगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। एक एटमॉस्फेयर की मौजूदगी की वजह से ये एयर प्रेशर जनरेट होता है। ये एटमॉस्फेयर कई मायनों में एक लिड का रोल अदा करता है। ये पानी को स्पेस में जाने से रोकता है, इसलिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। 3.7 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर गर्म पानी वाले ओशंस और एक थिक एटमॉस्फेयर मौजूद था, लेकिन मार्स पर तीसरी एक्सटिंक्शन लेवल की इवेंट रफ्तार पकड़ रही थी। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गायब हो रहा था और मार्स के ग्रेट ओशंस स्टीम बनकर उड़ने लगे थे। अब दोनों ही प्लैनेट्स की किस्मत उनके मैग्नेटिक कोर्स की ताकत पर टिकी हुई थी। ये पता चला कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड पर टिका हो सकता है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आंधी से बचाता है, जो हमेशा सन की तरफ से हमारी तरफ चलती रहती है, और हम इसे कहते हैं सोलर विंड। और अगर हमारे पास इन पार्टिकल्स को आराम से कैच और डिफ्लेक्ट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो वो सीधे अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते। मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड्स को सीधे हमारी तरफ आने से रोकता है। अगर हम इस प्रोटेक्शन को गंवा दें तो इस प्लैनेट के लिए खतरा बढ़ जाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक कोर 3.45 बिलियन ईयर्स तक काफी स्ट्रांग बना रहा और बेहद गर्म पिघला हुआ आयन प्लैनेट के अंदर ही किसी लावा लैंप की तरह बार बार उलटता पलटता रहा।
घूमता हुआ आयन बिजली पैदा करता है और उससे पैदा होने वाली एक मैग्नेटिक शील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से बचाती है। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का एक पिघला हुआ कोर और एक मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन किसी वजह से ये शील्ड खत्म हो गई। क्या मार्स का छोटा सा पिघला हुआ कोर इतना ठंडा हो गया कि इनएक्टिव हो गया, या फिर किसी और चीज से मार्शियन लाइफ के इस तीसरे एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई? एक नई और कंट्रोवर्शियल थ्योरी इसके लिए एंशिएंट बोरियालिस इंपैक्ट को जिम्मेदार मानती है। इतने बड़े इम्पैक्ट की वजह से कई तरह के टेम्परेचर्स पर असर पड़ सकता है, अंदर वाले गर्म कोर से लेकर बाहर वाले ठंडे मैंटल तक पर। जिस इम्पैक्ट की वजह से मार्शियन लाइफ की फर्स्ट जनरेशन खत्म हुई, उसी के कारण प्लैनेट ज्यादा गर्म भी हुआ और आउटर मैंटल का टेम्परेचर बढ़ गया। फिर प्लैनेट के अंदर वाले हिस्से की हीट घटने लगी और मेटल्स का घूमना भी धीरे धीरे रुक गया। अगर टेम्परेचर घटने लगता है तो उसके लिए इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ड्राइव करना भी मुश्किल हो जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान मार्स के मैग्नेटिक फील्ड ने काम करना बंद कर दिया।